नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, हर मंजिल का रास्ता पैरों से नीचे से होकर ही जाता है। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, SHM। SHM सरल आवर्त गति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। देखो, उसमें हम शुरुआत करते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर एक समान गति, किसी वृत्त की परिधि के एक समान गति जो वृत्त के व्यास के सापेक्ष प्रक्षेपित की जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल सरल आवर्त गति में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे दो बिंदुओं के बीच बंधी हुई डोरी को खींचने पर एक वाइब्रेशन बनेगा जो ऊपर नीचे गति करेगा, तो इस प्रकार की गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। एक दोलन है और इसको खींचकर छोड़ने पर वह एक दूसरे के इर्द गिर्द यानी माध्य स्थिति के सापेक्ष इर्द गिर्द गति करेगा, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति कहलाती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक चीज और होता है, वो होता है दोलक या दोलित्र। दोलित्र होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति में, SHM में सरल आवर्त गति में पिंड या कण को दोलक कहा जाता है, दोलक या दोलित्र कहा जाता है, दोलित्र कहा जाता है। इसके सापेक्ष ही अलग हम अब निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के सापेक्ष इक्वेशन, सरल आवर्त गति की समीकरण। सरल आवर्त गति का समीकरण। द इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हम देखो निकालते हैं आपके, माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, मास m है, वह विस्थापन x के सापेक्ष गति करता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट x के सापेक्ष गति करता है, तो उसका त्वरण एक्सेलरेशन है वह d²x/dt²। हमने इससे पहले की समीकरणों में त्वरण को इस प्रकार परिभाषित किया था, d²x/dt² इसके रूप में। तो देखो, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल क्या होता है, F बराबर ma, और a हमारे पास है भी d²x/dt²। ये हमारे पास न्यूटन की गति के नियम के अनुसार बल है। अब हम दोलित्र के द्वारा ये कहते हैं दोलक के कारण प्रक्षेपित बल, दोलक के कारण बल, तो F बराबर होता है -kx। यहाँ पर x विस्थापन है और k है यहाँ पर प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल यानी कि के, रिस्टोरिंग फोर्स, यह हमेशा दोलन के विपरीत दिशा की ओर ही होता है, इसलिए विपरीत दिशा को हम नेगेटिव साइन से डिनोटेट करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स के बराबर है, तो ये रह जाएगा md²x/dt² -kx। ठीक है, तो m है यहाँ पे गुणा में, नीचे के भाग में चला जाएगा, तो d²x/dt²=-k/m x, ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पर k/m ये आवर्ती के बराबर होता है, आवर्ती के वर्ग के बराबर होता है, और आवर्ती को हम ओमेगा नोट से डिनोटेट करते हैं, ये रह जाएगी आवर्ती में। तो हम k/m को, ये कांस्टेंट में रहेगा, d²x/dt² = ओमेगा नॉट स्क्वायर x,
हम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स को हम इस तरफ लाते हैं तो इक्वेशन रह जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस का हिस्सा आएगा तो प्लस में ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है यह सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। अब हम निकालेंगे, देखो इस इक्वेशन से हमारे पास नॉर्मल्स का ए बराबर एम ए को हम ए को इस फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और दोलक के कारण बल होता है एफ बराबर माइनस के एक्स, और के यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो अपोजिट साइड में होता है। दोनों फोर्स के बराबर थे, दोनों इक्वेशन को हम इक्वल के रूप में रखते हैं, और इस इक्वेशन से हमारे पास सरल आवर्त गति का समीकरण आएगा। अब हम निकालते हैं सरल आवर्त गति में वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर। अब निकालते हैं हम दोलक का वेग। दोलक के वेग में हम सरल आवर्त गति के समीकरण को ही काम में लेंगे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम में। उसकी इक्वेशन हमारे पास थी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे था हमारे पास प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास इस इक्वेशन से ही हम दोलक के वेग का सत्यापन करेंगे। तो देखो आगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये जाएगा उस साइड में तो चला जाए, साइन हो जाएगा माइनस में, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये रह जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी देखो x एक विस्थापन है और x का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आता है d अपॉन डी टी, dx बाय dt, और ये होता है वेग, ये हमारे पास होता है वेग। अब इस वेग को हम दोनों तरफ इक्वल गुणा करते हैं, देखो ऐसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसके गुणा करते हैं हम डी एक्स बाई डी टी, और इस साइड में माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी हम दोनों को इस तरफ गुणा करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी होता है वेग, तो इसको हम लिखेंगे वी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो इसको हम डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं कुछ, इसको तो लिखते हैं वी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, यानी v है हमारे पास वेग, वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये है हमारे पास त्वरण, और इस साइड जो रह जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी, ये हमारे पास रह जाएगा। अब देखो दोनों तरफ हमारे पास dt है, इधर भी dt है, तो हम इसको इस तरफ ऐसे ले सकते हैं v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स dx, ये रह जाएगा। अब हम इसका अवकलन रूप में था, अब हम इन दोनों का निकाल सकते हैं समाकलन, तो हम इक्वेशन इसको देते हैं आपकी फर्स्ट, और ये देते हैं दो का इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, तो इस इक्वेशन का हम करेंगे समाकलन, तो ये रह जाएगा v dv, ये रह जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स और dx, इसका करेंगे हम समाकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, इसका समाकलन रह जाएगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर और x डॉट dx का रह जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये रह जाएगा, और c आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, ये समाकलन नियतांक रहेगा, ये रह जाएगा समाकलन नियतांक कांस्टेंट में। अब देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में
अधिकतम विस्थापन को, जब कोई कण इस प्रकार गति करेगा तो दोलन देखो इस प्रकार रहेगा, इसमें अधिकतम विस्थापन को हम कहते हैं आयाम। ऊपर वाले में यहाँ पर इसको अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो इस स्थिति में हम इसमें निकालते हैं अधिकतम विस्थापन को आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये रहेगा अधिकतम विस्थापन आयाम रहेगा। तो इस स्थिति में हमारे पास x इक्वल टू में जो x था इसको हम मानते हैं a, और dx/dt ये हमारे पास v था, ये रह जाएगा एक स्थिति में 0। तो हम एक स्थिति बना रहे हैं जिसमें अधिकतम विस्थापन यानी x को हम a के बराबर रखेंगे और dx/dt यानी v होता है वो रहेगा 0। तो हम इस स्थिति में इसमें निकालते हैं। इस स्थिति में हमारे पास रह जाएगा v तो रह जाएगा 0 और इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, x की जगह रह जाएगा a, और a है हमारे पास स्क्वायर में तो ये a स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस c, ये 0 हो गया, ये इस साइड जाएगा तो ये हमारा c बराबर रह जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, ये रह जाएगा। अब c की वैल्यू जो ये इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास 3, इस 3 का मान हम रखेंगे इसमें जो हमारे पास समाकलन आया था 3 में रखेंगे। तो c की वैल्यू हम इक्वेशन रखेंगे इसमें वैल्यू क्या रह जाएगी v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, और c की जगह वैल्यू रखेंगे हम ये रह जाएंगी ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास इक्वेशन ये आएगी। इस इक्वेशन में जब ये आएगी तो हम क्या करेंगे, सम में देखो 2 है तो ये कॉमन लेके ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसमें दोनों में देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और ये x स्क्वायर। यहाँ पे हमें निकालना था दोलक का वेग, तो वेग निकालेंगे तो यहाँ v स्क्वायर है तो हम इसका रूट कर देंगे, तो हम रूट करेंगे तो ये आ जाएगा v बराबर ओमेगा नॉट, और ये रूट इस पर जब रूट लगेगा तो स्क्वायर हट जाएगा और ये आ जाएगा रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन रहेगी 5। जो समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर 5 सिंपल हार्मोनिक मोशन के वेग को प्रदर्शित करती है। ये हमारे पास वेग रहेगा v बराबर ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसके साथ ही हम निकालेंगे विस्थापन। अब देखो यहाँ से वापस ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन थी, इसमें से इसको उस तरफ भेजा गया, वेग निकाल रहे हैं तो dx/dt इसको दोनों तरफ गुणा किया गया, और हमारे पास त्वरण है, ये वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, यहाँ पर इसका समाकलन किया गया है, और यहाँ पर हमें c की वैल्यू निकालने के लिए एक स्थिति बनाई गई है जिसमें अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो हमने अधिकतम विस्थापन माना था x, और अधिकतम विस्थापन आयाम को हम लिखेंगे a, और dx/dt को a की स्थिति में हमारे पास v बराबर 0 मानेंगे। ये दोनों स्थिति निकालते हुए हमने c का मान रखा गया और v की वैल्यू निकाली गई है। तो हम निकालते हैं, अब निकालते हैं हम विस्थापन। अब विस्थापन में हमारे पास ये इक्वेशन काम में आएगी वापिस, इक्वेशन हमारे पास ये वापिस काम में आएगी। तो हमारे पास सिर्फ हेडिंग चेंज है, दोलक का विस्थापन, दोलक की विस्थापन में हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर। तो हमारे पास इक्वेशन हम ये वापस काम में लेंगे, v बराबर ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम विस्थापन निकाल रहे हैं, तो विस्थापन है वह वेग में होता है, तो वेग होता है dx/dt इक्वल्स टू ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही रहेगा। तो देखो वेग आ गया हमारे पास। अब हमारे पास इक्वेशन में हम देखो इस प्रकार निकाल सकते हैं, dx का हमारे पास dx ऐसा कैसा आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू में रूट वाला है वो नीचे आ जाएगा, इसे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर
ओमेगा नोट था, ये dt इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा dt। अब हम इस इक्वेशन का करेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन देखो 1/√a² माइनस x स्क्वायर, इनका जो समाकलन dx के सापेक्ष होता है तो इसको होता है साइन इनवर्स x/a, इसका समाकलन होता है ये। तो समाकलन हो जाएगा इसका ये साइन इनवर्स x/a, ये इसका समाकलन रह जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन ये आ जाएगा, और ओमेगा नॉट dt इसका रह जाएगा ओमेगा नॉट t प्लस फाई, और यहाँ पर फाई है बट dt, यानी जैसे हमने पहले c माना था यहाँ पर रहेगा फाई, फाई यहाँ पर समाकलन कांस्टेंट है, ये रहेगा कांस्टेंट के रूप में। तो अब देखो यहाँ पर x/, ऐसा का ऐसा, साइन यहाँ पे इनवर्स है, वो इस साइड जाएगा तो रह जाएगा साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई, ये रह जाएगा। और x है वो विस्थापन था ही हमारे पास, a जाएगा यहाँ पे गुणा जाएगा a साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाई, ये हमारे पास रह जाएगा कण दोलक का विस्थापन, ये रह जाएगा हमारे पास दोलन का विस्थापन। अब इसी विस्थापन से हम निकालेंगे आगे की प्रोसेस, दोलन के विस्थापन से अब निकालेंगे हम टाइम। दोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल निकालेंगे। तो आवर्तकाल में हमारे पास यही इक्वेशन हम वापस काम में लेंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन, तो x बराबर हमारे पास थी a साइन ओमेगा t प्लस फाई, यहाँ पर है हमारे पास a साइन ओमेगा t प्लस फाई। इसको हम देखो ओमेगा नॉट प्लस टी हमारे पास ये टाइम के सापेक्ष है, तो टाइम के सापेक्ष में हम देखो ये निकालेंगे ओमेगा नॉट टी, ये हमारे पास है, तो x इक्वल टू में हमारे पास देखो ये इस पोजीशन में भी निकाला जा सकता है साइन, हम केवल ये आयाम है ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड इनको यही ऐसा एजिटिज रहने देते हैं, हम काम में ले रहे हैं केवल ओमेगा नॉट टी और प्लस फाई, ये काम में ले रहे हैं। यहाँ पर ये फाई है, ये दोनों सारे के साथ रहेगा, पूरा का पूरा एंगल है, एक कोण है। अब कोण में ये हमारे पास ओमेगा नॉट टी है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस फाई, हमारे पास माना कि इसका कोण 2 पाई के बराबर है। अब साइन की वैल्यू 2 पाई यानी 360 पे, या फिर 4 पाई 720 पे, या 6 पाई, इन सब में 2 पाई 4 पाई 6 इसमें जीरो होती है, तो हर स्थिति में राउंड फिगर में जैसे हम घूमकर वापस आएंगे तो इसमें वैल्यू जीरो हो जाएगी, डिपेंडेंट तो केवल इस पर रहेगी। अब ये साइन 2 पाई की जगह 4 पाई हो, कोई टेंशन नहीं है, 4 पाई प्लस 5 हो, तो ये टोटल वैल्यू है इक्वल के रूप में रहेगी, यानी कि इस 5 में 2 पाई 4 पाई 6 पाई जोड़ने पर इस इक्वेशन पर कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, केवल वो तो राउंड में पता चल जाएगा, एक राउंड हुआ या 2 राउंड हो गए, वो सिर्फ इतना सा रहेगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार रहेगी, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई प्लस 5, इस इक्वेशन में ये रह जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन में से 5 प्लस ओमेगा नॉट t, इसमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई इसका कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा, कोई इस पर इस इक्वेशन में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो a साइन इन दोनों इक्वेशन से हम ओमेगा नॉट कॉमन लेते हैं, ओमेगा नॉट इस इक्वेशन यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा t, और 2 पाई में से कोई कॉमन नहीं आएगा तो 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट रह जाएगा, और ये फाई का फाई है, ये जी जो था वैसा का वैसा है। तो हम इस सिचुएशन में x इक्वल्स टू a साइन, इसको हम एक पूरे में t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, इसको हम लिखते हैं t डैश प्लस
फाई, यानी कि यहाँ पर हमने केवल t प्लस 2 पाई ओमेगा नोट इसको t डेज के रूप में लिखा गया है। अब हम निकाल रहे हैं समय अंतराल। समय अंतराल यानी दोलक का आवर्तकाल निकालेंगे। तो देखो, माना आयाम a है तो, और विस्थापन x है, आयाम a रह जाएगा, विस्थापन a है, तो समय अंतराल कैपिटल T बराबर हो जाएगा t डेश माइनस t, यानी दो समय अंतरालों का अंतर रह जाएगा कैपिटल T। तो हम दोनों समय अंतरालों का अंतर निकालते हैं, तो ये हमारे पास रह जाएगा दोलक का आवर्तकाल के रूप में। दोलन का आवर्तकाल निकालते हैं। तो देखो इसके आगे, तो आवर्तकाल में देखो हमारे पास क्या था, t बराबर टी डेश हमारे पास ये था t प्लस 2 पाई ओमेगा नॉट और माइनस t। तो देखो हमारे पास ये रह जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा 2 पाई ओमेगा नॉट, ये हमारे पास रह जाएगा। अब ओमेगा नॉट यहाँ जाएगा, तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी के सापेक्ष ये रह जाएगा, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई अपॉन टी। अब एक स्थिति में हमने सरल आवर्त गति के समीकरण में हमने ओमेगा नॉट बराबर लिखा था के अपॉन एम, ये इक्वेशन हमने बढ़ाई थी के अपॉन एम। इन दोनों इक्वेशन से हम 2 पाई अपॉन टी और रूट के अपॉन एम, इन दोनों इक्वेशन से हम टाइम निकालते हैं। टाइम निकलेगा, देखो कैसे, इन दोनों को इक्वेशन को कर देते हैं उल्टा, तो ये t अपॉन 2 पाई और ये रह जाएगा m अपॉन k, और ये रह जाएगा t बराबर, ये इधर भाग में इस तरह जाएगा तो गुणा में 2 पाई अपॉन m अपॉन k, और ये रह जाएगा दोलक का आवर्तकाल। और इसी के साथ हम निकाल सकते हैं आवर्ती। आवर्ती होती है हमारे पास आवर्ती होती है हमारे पास 1 अपॉन टी, यानी इसका उल्टा, तो ये रह जाएगा आवर्ती निकल जाएगी हमारे पास ऐसे, तो ये रह जाएगी 1 अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू में एम अपॉन के सापेक्ष में, ये रह जाएगी हमारे पास आवर्ती, और आवर्तकाल रह जाएगा 2 पाई एम अपॉन के। देखो नॉर्मल सी स्थिति में निकल गया t बराबर, ये हमारे पास t डैश की वैल्यू है, t के दोनों आपस में कट गया 2 पाई अपॉन के, ये हमारे पास आया था सरल आवर्त गति के समीकरण में, ओमेगा नॉट 2 पाई अपॉन टी के सापेक्ष में आया था, तो ओमेगा नॉट हमारे पास रहेगा k अपॉन m, ये आया था हमारे पास सरल आवर्त गति के समीकरण में। तो दोनों इक्वेशन से हम तुलना करेंगे तो हमारे पास आवर्तकाल है, ये देखो इस प्रकार आ जाएगा, और 2 पाई इधर भाग में इस साइड आके गुणा में हो जाएगा, तो आवर्तकाल नॉर्मल स्थिति में हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में नॉर्मल स्थिति में हमारे पास टाइम, आवर्तकाल, आयाम और सरल आवर्त गति के समीकरण का उपयोग किया जाएगा। ये पूरी यूनिट कुछ इन्हीं के इक्वेशन, आवर्तकाल डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, इन 2-3 इक्वेशन पर डिपेंडेंट ही रहेगी, और इन इक्वेशन पर आधारित ये पूरी यूनिट सरल आवर्त गति के सापेक्ष से हमारे पास पूरी इक्वेशन चलेगी। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखो, समझना है। एसएचएम सरल आवर्त गति से संबंधित एक टॉपिक और हमारा स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति, ऑसिलेशन मोशन ऑफ ऑर्बिटरी इन पोटेंशियल वेव। इसी में हम निकालेंगे, देखो ऐसे आगे सभी संरक्षी बल, इस दोलनी गति में हम दो बल निकालेंगे, बल के सापेक्ष और स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष, दोनों के बीच में संबंध के सापेक्ष हमारे पास दोलनी गति के सापेक्ष इस प्रकार निकलेगा। तो देखो सभी संरक्षी बल में स्थितिज ऊर्जा में स्थित सतत फलन
सतत फलन है हमारे पास, ये रह जाएगा u, यानी ऊर्जा के सापेक्ष u हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है, और इसी में फलन है आपका x, y और z। ये फलन केवल अक्ष के सापेक्ष ही रहे, यानी कि फलन या स्थितिज ऊर्जा अक्ष के सापेक्ष रहे। इस फलन को कुछ इस प्रकार में दर्शाया जाए तो u बराबर माइनस डेल u, ये इस प्रकार निकलेगा फोर्स के सापेक्ष में। फोर्स में फलन निकलेगा तो हमारे पास F बराबर माइनस डेल u के सापेक्ष निकलेगा, और u हमारे पास x y z तीनों फलनों के रूप में। तो देखो डेल है वो इस प्रकार, देखो माइनस का माइनस रह जाएगा और डेल रहेगा डेल अपॉन डेल x, और ये फलन तीनों एकांक सदिश के सापेक्ष रहेगा। I x के सापेक्ष में रहेगा u प्लस j डेल u अपॉन डेल y, और रह जाएगा k डेल u अपॉन डेल z, इनके सापेक्ष में हमारा फलन रहेगा फोर्स के सापेक्ष में। और इसको स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा केवल, ये तो हमारे पास रहेगा संरक्षी बल, और स्थितिज ऊर्जा केवल रह जाएगी अक्ष के सापेक्ष। तो ये फोर्स है हमारे पास केवल डेल यू अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष ही रह जाएगा, यानी F इक्वल टू हमारे पास ये y और z नहीं आएगा। तो इसमें हमारे पास फलन है, ये हमारे पास केवल अक्ष के सापेक्ष रहेगा। अब हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहेगा, ये परिवर्तन हम निकालेंगे। देखो कुछ ग्राफ के रूप में, देखो इस प्रकार में ये हमारे पास कुछ ग्राफ रहेगा, और ग्राफ में देखो ये हमारे पास इस प्रकार रह जाएंगे। ये हमारे पास ऐसे रह जाएंगे। यहाँ पर कोई दो बिंदु मानते हैं हम, ये जैसे ये A ये B, ये दो बिंदु, और इसके सापेक्ष में रह जाएगा P Q R और S, ये हमारे पास और बिंदु रह जाएंगे। हम दो बिंदुओं की बात करते हैं, यानी B बिंदु P पर। यहाँ पर हम दो बिंदु लेते हैं अक्ष के सापेक्ष में, एक रह जाएगा x और एक रह जाएगा x नोट। इन दो बिंदुओं पर बिंदु A व B पर निम्नतम स्थितिज ऊर्जा, बिंदु A व B पर निम्नतम स्थितिज ऊर्जा के बीच बिंदुओं, इनको कहते हैं विभव कूप, यानी पोटेंशियल वेल कहेंगे। और पोटेंशियल वेल यानी कि विभव कूप के अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, विभव कूप में अधिकतम और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के बीच क्षेत्र को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। ये रह जाएगी विभव कूप की बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए, यानी इस ऐसी स्थिति में, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए हम बंधन ऊर्जा या बल का मान ज्ञात करने के लिए हम टेलर विस्तारण प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारे पास ux और x नॉट और u नॉट x की वैल्यू के सापेक्ष रहेगी। ये टेलर प्रमेय हम मैथमेटिकल में आगे की ओर पढ़ेंगे, और इसमें क्या हम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ux हमारे पास ऊर्जा रह जाएगी, इसमें टेलर प्रमेय को देखो साथ प्रयोग करते हैं, ux नॉट प्लस डेल ux अपॉन डेल x, ये रह जाएगी x माइनस x नॉट प्लस
डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स, और ये रह जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2, और रह जाएगा डेल क्यूब एक्स अपॉन डेल एक्स, ये जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब और फैक्टोरियल 3। ये आगे इस प्रकार घात बढ़ती जाएगी और चलती रहेगी। अब हम इस टेलर विस्तारण प्रमेय से ऐसी स्थिति में जब संतुलन की स्थिति P में, यानी पोटेंशियल वेव में बिंदु था P हमारे पास, इसमें P की संतुलन की स्थिति के लिए अवस्था हमारे पास कुछ इस प्रकार रहेगी। इस ऐसी स्थिति में संतुलन की स्थिति P में P की अवस्था के लिए हम मानते हैं, माना के लिए आवश्यक चीज रहेगी हमारे पास न्यू u नॉट x है, ये हमारे पास रहेगा न्यूनतम, और डेल u अपॉन डेल x नॉट है, ये हमारे पास रहेगा 0, और डेल स्क्वायर u x अपॉन डेल x स्क्वायर ये रह जाएगा हमारे पास k, और डेल स्क्वायर u x अपॉन डेल x क्यूब ये हमारे पास रह जाएगा k1 के सापेक्ष, ये स्क्वायर रहेगा। अब इसके आगे ये पूरी स्थिति इसके अंदर रखते हैं, तो u यानी ऊर्जा के सापेक्ष हमारे पास क्या था, और ये स्थिति है हमारे पास रह जाएगी u नॉट x प्लस ये स्थिति रह जाएगी 0, और डेल u स्क्वायर अपन ये रह जाएगी फैक्टोरियल 2 का मान रह जाएगा 2 k x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये रह जाएगी हमारे पास k1 1/6 k1 x माइनस एक्स नॉट का क्यूब, और आगे हमारे पास स्थिति और भी है इसके आगे ux है। इन दोनों स्थितियों में ये स्थिति इसके बाद में रहेगी हमारे पास जब P मूल बिंदु पर स्थानांतरित हो, जब P मूल बिंदु पर स्थानांतरित हो और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ux ये रह जाएगी 0। 3 स्थिति रहेगी, मूल बिंदु पर P है, मूल बिंदु पर स्थानांतरित हो, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ux बराबर 0 हो, और x इक्वल टू एक्स नोट के बराबर हो, तो ऊर्जा बराबर जाएगी 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/6 k1x क्यूब, ये हमारे पास रह जाएगी। इसके आगे और भी रहेगा हमारे पास फोर्स बराबर था माइनस डेल u, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा f इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x माइनस में, तो इक्वल टू बन जाएगा ये माइनस kx, और ये बनेगा माइनस 1/2 kx स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशियल हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो f बराबर माइनस kx ही रहेगा, यानी पहला पद है वह बल के बराबर रहेगा, और दूसरा पद है यानी ये पद हमारे पास ऑलरेडी हमेशा धनात्मक ही रहेगा, पॉजिटिव ही, तो ऊर्जा बराबर ये हमारे पास रह जाएगी 1/2 kx स्क्वायर। तो ये दोनों पद, ये फोर्स के बराबर रहेगा और ये ऊर्जा के बराबर, तो ये हमारे पास मूल बिंदु पर स्थानांतरित हो तो दोलनी गति के कारण फोर्स और ऊर्जा के सापेक्ष रहेगी।